हम लोग देखते हैं MPA 012 प्रशासनिक सिद्धांत इकाई 1 लोक प्रशासन अर्थ स्वरूप कार्यक्षेत्र और महत्व। हम लोग वर्तमान समय में देखते हैं तो सरकार पर निरंतर सार्वजनिक कर्तव्य का बोझ अधिक से अधिक हो रहा है। कल्याणकारी भावनाएं को क्रियान्वित करने की बात हो रही है, लोगों के मानवाधिकार की रक्षा की बात हो रही है, और इन सब बातों का क्रियान्वयन सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणाली के बगैर संभव नहीं है। ऐसे में सरकार की हस्तक्षेपकारी भूमिका रहे, लेकिन लोगों के हितों की भी रक्षा हो। इन सब बातों का निर्वहन लोक प्रशासन के माध्यम से ही संभव है, और ऐसे में लोक प्रशासन का अपना एक महत्व है। हालांकि वर्तमान संदर्भ में ही क्यों, हम अगर कहें तो जब से समाज है तो किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था काम कर रही है, किसी न किसी प्रकार की सरकार काम कर रही है, किसी न किसी प्रकार की शासन व्यवस्था काम कर रही है, तो वहां पर वो अपने नीति का क्रियान्वयन लोक प्रशासन के माध्यम से ही कर रहे हैं। हालांकि अध्ययन की दृष्टि से लोक प्रशासन को स्वतंत्र विधा के रूप में 1887 में इसको मान्यता मिली और इसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाने लगा। और हम कहें तो प्रशासन आपको सरकारी जगह भी दिखती है और निजी जगह भी दिखती है। जहां कहीं भी संगठन होता है, संगठन को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, और यह हर एक संगठन के लिए अनिवार्य होता है। आप किसी भी प्रकार की संस्थाएं में देखें तो कोई भी संवैधानिक दायित्व का भी निर्वहन हो तो उसके लिए लोक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा संस्था की बात करें, धार्मिक संस्था की बात करें, या कोई श्रमिक संगठन हो, व्यापारिक कंपनियां ही क्यों नहीं हो, वहाँ पर आपको प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। और प्रशासन को अगर कहें तो प्रशासन दोनों जगह दिखते हैं, दोनों जगह अर्थात सरकारी जगह भी दिखती है प्रशासन, जिन पर कि जनहित का दबाव रहता है, जनता के कल्याण का दबाव रहता है, सार्वजनिक हितों की पूर्ति का दबाव रहता है। वहीं निजी प्रशासन भी दिखता है जहां कॉर्पोरेट कल्चर हावी होती है, निजी फायदे के लिए वहां पर भी वे प्रशासन रखते हैं। और सरकारी को लोक प्रशासन का अर्थ होता है सरकारी प्रशासन, और निजी प्रशासन उसका उल्टा जो निजी के रूप में होता है वहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व की बात होती है निजी जगह में। खैर, तो यहाँ पर जब किसी राजनीतिक प्रणाली की बात होती है तो वहाँ पर लोक प्रशासन अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जाती है, क्योंकि उसी के माध्यम से सरकारें अपनी नीति को क्रियान्वित करती है, जनता तक पहुंचाती है। खैर, यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रशासन की विस्तृत विवेचना करेंगे। प्रशासन क्या है यह देखेंगे, प्रशासन संगठन प्रबंधन कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे कार्य करती है, लोक प्रशासन की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा क्या दिया है, लोक प्रशासन का स्वरूप कैसा होता है, और लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र क्या है, किस तरह ये पोस्टकॉर्प सिद्धांत कार्य करता है, सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता है, क्या असमानता है, लोक प्रशासन का महत्व क्या है। और वर्तमान संदर्भ में जबकि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का दौर है, ऐसे में लोक प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे थोड़ी अध्ययन करने का कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं प्रशासन क्या है, तो यहां पर हम लोग प्रशासन का पहले शाब्दिक दृष्टि से अर्थ देखते हैं हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में भी देखने की कोशिश करते हैं। प्रशासन हिंदी में मूल रूप से संस्कृत से आया है और इसमें प्र उपसर्ग सास धातु से बना है, और यहाँ पर प्र का अर्थ होता है उत्कृष्ट, प्रकृष्ट कहें या उत्कृष्ट कहें, और शासन का अर्थ हुआ कार्यों का प्रबंधन, कार्यों का उत्कृष्ट तरीके से प्रबंधन ही प्रशासन कहलाता है। और शासन का पर्याय हम लोग सरकार से समझ लेते हैं, लेकिन शासन का अर्थ होता है निर्देश देना, पथ प्रदर्शित करना, किसी तरह का आज्ञा का देना। और वर्तमान समय से पहले हम अपनी यदि प्राचीन वैदिक युग में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रशासन का प्रयोग का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि सोमादि यज्ञ आदि होता था तो वहाँ पर पुरोहित अपने
जो मुख्य पुरोहित होते थे वह अपने सहायक को यज्ञ की सामग्री लाने के लिए उसमें उसके संबंध में कार्य करने के लिए आदेश और निर्देश देते थे और उसे प्रशासता कहा जाता था। बाद में जो निर्देश देने वाले पुरोहित थे तो वे प्रशासक के रूप में जाने जाने लगे और बाद में वही शासन कार्य में जो निर्देश देने के लिए काम करते, जो संचालक थे, जो राजा के लिए प्रयुक्त होने लगे, वही फिर प्रशासन का स्वरूप लेने लगा। यहाँ पर अगर हम इंग्लिश शब्द को देखें एडमिनिस्ट्रेशन, तो यह भी यहाँ पर भी एड की बात होती है और उसके बाद मिनिस्ट्रेट की बात होती है। एड का अर्थ होता है सेवा करना और मिनिस्ट्रेट दरअसल प्रशासन को आज काफ़ी व्यापक अर्थों में देखा जाता है। यह कोई संकीर्ण अर्थों में प्रशासन को आज नहीं देखने वाली बात होती है। जैसे कि हम अगर कहते हैं अभी मोदी का प्रशासन है, नीतीश कुमार का प्रशासन है, तो यहाँ पर कभी एक युग की बात हो जाती है, एक मंत्रिमंडल की बात हो जाती है, एक सरकार की बात हो जाती है, एक सर्वोच्च कार्यपालिका संबंधी बातें होती है कि इस राजनीतिक दल का प्रशासन है। नेहरू युग की बात हम करते हैं, नेहरू का प्रशासन कैसा था, तो पूरे पीरियड को बता देता है, पूरे मंत्रिमंडल की कहानी बयां कर देती है। तो इस तरह के अर्थों में भी प्रशासन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरी बात यह भी देखते हैं कि ज्ञान की शाखा के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, शैक्षिक विधा के रूप में। जैसे कि हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये लोक प्रशासन आता है। इस प्रशासन का जिक्र हम लोग एक विधा के रूप में, विद्या के रूप में हम लोग करते हैं। यहाँ पर ऐसी भी बातें होती है। और तीसरे कभी कभी इसका हम कहते हैं रेलवे प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, भारतीय प्रशासन, इस तरह की भी बातें होती है। और ऐसी इसका अर्थ तात्पर्य होता है कि कोई नीति लागू हो रही है और सार्वजनिक नीति की बात होती है, किसी की सार्वजनिक सेवा की बात के लिए भी प्रशासन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। और कभी कभी किसी व्यक्ति के संदर्भ में हम लोग इसका बात करते हैं, कि कला के संदर्भ में इसका बात करते हैं कि उस पर इस खास में जो है इसके प्रबंधन की क्षमता नहीं है, प्रशासन चलाने की क्षमता नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हम लोग प्रबंधन मैनेजमेंट के रूप में भी शासन का प्रयोग हम लोग करते हैं। कुछ विद्वानों ने प्रशासन के संदर्भ में जो परिभाषा दी है उनको हम लोग देखते हैं। एक विद्वान हुए E.N. ग्लेडेन। उन्होंने कहा है कि प्रशासन लंबा और किंचित आडंबरपूर्ण शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना और कार्यों की व्यवस्था करना है। सचेतन प्रयोजन के अनुसरण में की गई निश्चित कार्रवाई ही प्रशासन है। एक विद्वान हुए पिफनर। उन्होंने कहा कि मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। निग्रो ने कहा है प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। पिफनर और प्रेस्थस ने कहा है प्रशासन वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मानव और वस्तुगत संसाधन का संगठन और निर्देशन है। एल.डी. व्हाइट ने कहा है कुछ प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण प्रशासन की कला है। लूथर गुलिक ने कहा है कि प्रशासन को स्पष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ कार्य करवाना होता है। मार्शल डिमॉक ने कहा है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। क्या का तात्पर्य विषय वस्तु से है, अर्थात एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जो प्रशासकों को अपना कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। और कैसे से संबंध प्रबंधन की तकनीक से है, जिसका अर्थ यह है कि वह सिद्धांत जिसके अनुसार सरकारी योजनाओं को सफल बनाया जाता है, दोनों ही अपरिहार्य हैं तथा दोनों मिलकर ही प्रशासन की स्थापना करते हैं। वहीं मैक्विन ने कहा है लोक प्रशासन केंद्रीय अथवा स्थानीय कार्यों के प्रशासन से संबंधित होता है। यह विशेष रूप से दक्ष प्रबंधकों द्वारा संचालित होता है, जिनमें मनुष्यों और कार्यों को संगठित एवं निर्देशित करने की प्रवृत्ति उसी प्रकार पाई जाती है जिस प्रकार एक इंजीनियर में भवन के निर्माण की क्षमता होती है, या एक चिकित्सक में मानव की व्याधियों को समझने की क्षमता होती है।
साइमन ने कहा है कि अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। उपरोक्त तमाम परिभाषाओं के मद्देनजर प्रशासन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो बातें कही गई है, उसमें जो तत्व हमें दिखते हैं, जो बातें उभरती है, इसमें यह दिखता है कि प्रशासन सहयोग का काम है, सहयोग की भावना का काम है। कोई रास्ते की कोई पत्थर हटाने के लिए कोई एक व्यक्ति यदि उसमें लगा हुआ, तो ये प्रशासन का उदाहरण नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर सहयोग की भावना का काम होता है, सहयोगशील प्रयास की बातें होती है, कोऑपरेटिव एफर्ट की बातें होती है, और एक उद्देश्य होता है, कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति किया जाने वाला कार्य ही प्रशासन का कार्य होता है। प्रशासनिक कार्य सामुदायिक और या सामूहिक आवश्यकता को पूरा करता है। कहीं पर रेल बनाना हो, सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, तो यह इसका उद्देश्य एक व्यक्ति को हित करना नहीं, बल्कि सामुदायिक हित की पूर्ति करना होता है, और उसको बनाने में लगे व्यक्ति का उद्देश्य होता है, और ये अलग बात है, उसका उद्देश्य अपना रोजगार कमाना होता है। और प्रशासन में सबसे बड़ी एक अहम बात होती है कि यह संगठित होकर काम करता है, संगठन में यह होता है, और जब तक ये संगठन में नहीं होगा, अपने उद्देश्य की पूर्ति यह नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि प्रशासन में छोटे से बड़े अधिकारी को आप कभी कभी सुनते होंगे, ये प्रशासन का आदमी है। कहने का मतलब कि वहाँ पर संगठन की शक्ति उसके पास आ जाती है, और इसके बाद उनमें बल मिलता है, वे काम करने में अधिक सहज हो पाते हैं। और प्रशासन के पास प्राधिकार की बात होता है, वह उसके पास वो एक अधिकार होता है जो प्रदत्त होता है, जिसके बदौलत ही वह कोई कार्य दूसरे से करवाता है या किसी दूसरे से सहयोग लेता है। प्रशासन का प्रयोग एक औपचारिक संगठन के रूप में होता है। परिवार में भी संगठन है, परिवार में 5 लोग हैं, तो यह प्रशासन का रूप नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं बड़े कॉलेज की बात हो, विश्वविद्यालय की बात हो, या हॉस्पिटल की बात हो, तो वहाँ पर बैंक की बात हो, रेलवे बोर्ड की बात हो, तो वहाँ पर प्रशासन का स्वरूप होता है, उसे हम प्रशासनिक गतिविधि मानते हैं। प्रशासन को समझने के लिए 2 प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाए गए हैं। एक एकीकृत दृष्टिकोण है, दूसरा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है। और इस दोनों में 2 तरह की बातें कही गई है। एकीकृत दृष्टिकोण अर्थात इंटीग्रल अप्रोच, और प्रबंधकीय दृष्टिकोण अर्थात मैनेजरियल व्यू। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का मानना है कि प्रशासन का अर्थ उसे समस्त क्रियाओं से होता है जो कि वह अपनी नीतियों को क्रियान्वयन करने में लगाता है। अर्थात प्रशासन के से जुड़े सभी लोग, संगठन से जुड़े सभी लोग इसमें सहभागी होते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार इसमें निर्देशक से लेकर अधिकारी, जो तकनीकी क्लास के होते हैं, वे कर्मचारी, लिपिक कर्मचारी, और जो चपरासी होते हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विचारधारा विद्वान का मानना है कि अधिकारी, निर्देशक से लेकर चपरासी तक हर कोई प्रशासक के अंतर्गत आता है। क्यों कि अगर कोई ऑफिस ही है, अगर चपरासी हड़ताल कर देता है, लिपिक हड़ताल कर देता है, तो फिर निर्देशक की भी बातें नहीं चलती, उसकी नीति क्रियान्वित नहीं होती है, नहीं हो पाती है, और सबों का सहयोग रहता है, तभी सार्थक उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाती है। यहाँ पर एकीकृत दृष्टिकोण की बात करें। अब अगर प्रबंधात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो मैनेजरियल अप्रोच है, तो इनके समर्थक विद्वानों का कहना है कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण विचारधारा समर्थकों का कहना है कि नहीं, सारे लोग प्रशासक के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। प्रशासन का अर्थ होता है नियंत्रण करना, आदेश देना। ऐसे में हर कोई इसके अंग कैसे हो सकते हैं? हर कोई इसके अंग नहीं हो सकते हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो निर्देशक होते हैं, वही प्रशासक के अंग होते हैं, वही प्रशासक होते हैं। हर कोई प्रशासन नहीं हो जाता है।
हर क्यों कि प्रशासन का अर्थ ही होता, प्रशासक का काम ही होता है आदेश देना, नियंत्रण करना, समन्वय करने का प्रयास करना। ऐसे में चपरासी या लिपिक हर वह काम नहीं कर सकता जो कि वरीय पदाधिकारी करते हैं। इसमें वे नहीं माने जा सकते वे अंग, और यहाँ पर किसी प्रकार का सहयोग की बात ही होती है। तो ऐसा हम आदेश देते हैं तो ही ऐसा किया जाता है। इसीलिए हर किसी को प्रशासक की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। हालांकि दोनों एकीकृत और प्रबंधकीय दोनों दृष्टिकोण के बाद हम यह कह सकते हैं, जैसा कि हेनरी फेयोल ने समझाने का प्रयास किया है कि प्रशासन में सबों के कार्य होते हैं, लेकिन सबों के कार्य के प्रतिशत अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई प्रशासन का जो काम हुआ, नियंत्रण देना, आदेश देना, समन्वय करना, काम करना, तो इसके अंतर्गत भी अगर कोई जनरल मैनेजर है, प्लांट मैनेजर है, डिपार्टमेंटल हेड है, शॉप मैनेजर है, फॉरमैन है, वर्कमैन है, इस तरह की यदि अवरोही क्रम में यदि हम बनाते हैं तो यदि जनरल मैनेजर का काम 50% होता है तो प्लांट मैनेजर का 40% प्रशासन का काम होता है, डिपार्टमेंटल हेड का भी काम होता है 35%, शॉप मैनेजर 25% काम करता है, फॉरमैन 15% काम करता है, वर्कमैन 5% प्रशासन का काम करता है। तो तो हर किसी का काम कम और अधिक के रूप में होता है। वर्कमैन जो निचले स्तर के सबसे होते हैं उनको वे भी काम करते हैं तो वे 5% काम करते हैं, लेकिन जो वरिष्ठ होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, अगर किसी उद्योग की बात करें तो वहाँ पर तो उसके काम अधिक होते हैं। तो प्रशासन के अंतर्गत दोनों तरह के विचारधारा के समर्थकों का अपनी अपनी राय है। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि कार्य करना और कार्य करवाना इसमें भी अंतर है, और वही चीज होता है प्रबंधन और संचालन में। प्रबंधकीय सिद्धांत अलग हो जाती है। यहाँ पर प्रबंधकीय की बात अगर करें तो इसके अंतर्गत जो प्रशासनिक बातें आती है वह संचालन में नहीं आती है। हम यह कह सकते हैं कि काम करवाना प्रशासन का कार्य है। एक कोई प्रशासक यदि है, कोई प्रशासक अधिकारी है तो उसका काम है दूसरों को निर्देशन देना, अपनी निगरानी में उसे काम करवा लेना ही प्रशासक का प्रमुख काम होता है। दरअसल प्रशासन, संगठन और प्रबंधन तीनों को अक्सर पर्यायवाची शब्द के रूप में मान लिया जाता है। तीनों को एक ही रूप में देखा जाता है। हालांकि सूक्ष्म रूप से देखने पर तीनों में आपको कुछ अंतर भी देखने को मिलता है, जिसे कि विद्वानों ने भी अपनी तरह से इसे रेखांकित किया है। विलियम सखुलज उन्होंने कहा कि प्रशासन एक बल का काम करता है, बल है जो उस उद्देश्य को तय करता है जिसके लिए संगठन और जो प्रबंधन होते हैं वे प्रयास करते हैं। वे उन व्यापक नीतियों के अधीन उन्हें कार्य करना पड़ता है, और संगठन मनुष्य, सामग्री, औजार, उपकरण, कार्यस्थल सबों का एक संयोजित रूप है, सबों का सम्मिलन है, और कुछ वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रणालीबद्ध तरीके से प्रभावकारी रूप में एक दूसरे से संबंधित होती है। और प्रबंधन वह है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का निर्देश देता है और पथ प्रदर्शन करता है। हम इस रूप में इसे समझ सकते हैं कि प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है, प्रबंध उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है, प्रबंध इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, और संगठन प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही प्रबंधन की मशीन की काम करता है। यहाँ पर एक विद्वान हुए टीड, उन्होंने कहा है कि किसी वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए संगठन सभी मानवीय प्रयत्नों को प्रशासन कहते हैं। प्रबंधन तो प्रशासन का एक भाग है। प्रबंधन प्रशासन का एक भाग है। प्रबंधन प्रशासन की परिधि के अंदर की प्रक्रिया है। प्रबंधन प्रशासन की परिधि के अंदर की प्रक्रिया है। एक अन्य विद्वान पीटर ड्रकर
को देखें तो वे कहते हैं प्रबंध व्यापारिक कार्यकलाप से संबंधित होता है। व्यापारिक कार्यकलाप जहाँ होगा वहीं प्रबंधन होगा, वहाँ आर्थिक निष्पादन देखा जाता है। और प्रशासन तो गैर व्यापारिक कार्यकलाप होते हैं, जैसे कि सरकारी कार्यकलाप, सरकार के कार्यकलाप, सरकार जो कुछ करती है यह प्रशासन है। और प्रबंधन व्यापार के क्षेत्रों में होता है, ऐसा पीटर ड्रकेर मानते हैं। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्रशासन निष्पादन करता है, प्रक्रिया को देखता है, नियम विनियम जो होता है उस रूप में ये जाना जाता है। और प्रबंधन का संबंध उन कार्यों के निष्पादन से होता है, जैसे कि जोखिम लेने की बात होती है, कोई सृजनात्मकता की बात होती है, कोई नई व्यवस्था करने की बात होती है, कोई उपचारात्मक बात करने की होती है, नया नवाचार करने की बात होती है। तो यह नवाचार करने का निर्णय प्रबंधन का होता है। प्रबंधन कार्यपालिका का कार्य है और मुख्य रूप से प्रशासन द्वारा निर्धारित जो व्यापक नीति होती है उसका निर्वहन किया जाता है। और वहीं संगठन एक ऐसी मशीनरी के रूप में सामने आती है जिसके माध्यम से प्रशासन और प्रबंधन के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। यहाँ पर एक और अन्य विद्वान ओलिवर शेल्डन को भी देखें तो वे कहते हैं संगठन के संदर्भ में कि संगठन एक प्रभावी तंत्र के गठन का प्रबंध है, एक प्रभावी कार्यकारी विभाग के गठन का प्रशासन है, एक प्रभावी निर्देशन का कार्य होता है संगठन के माध्यम से। और यह भी समझ लें, वे कहते हैं कि प्रशासन संगठन का निर्धारण करता है, प्रशासन संगठन का निर्धारण करता है, प्रशासन संगठन का निर्धारण करता है, प्रबंधन उसका उपयोग करता है। प्रशासन जिस संगठन का निर्धारण करता है, प्रबंधन उसका उपयोग करता है। प्रशासन लक्ष्य को परिभाषित करता है, प्रशासन लक्ष्य को परिभाषित करता है, प्रबंधन उसकी ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करता है। प्रशासन लक्ष्य को परिभाषित करता है, प्रबंधन उसकी ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करता है। प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंधन का एक तंत्र संगठन है। अब देखते हैं लोक प्रशासन की परिभाषा। आप जानते हैं कि प्रशासन का अर्थ है कार्यों को उत्कृष्ट तरीके से करना, कार्यों का उत्कृष्ट तरीके से प्रबंधन करना। और यहाँ पर लोक का अर्थ समझ ले, सामान्य तौर पर लोक का अर्थ आम लोगों से लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोक प्रशासन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका इंग्लिश हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक मीन्स हिंदी में आम पब्लिक एक व्यक्ति के रूप में ही लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोक प्रशासन के रूप के दुनिया में दो तरह की बातें होती है, एक निजी प्रशासन और एक सरकारी प्रशासन। निजी प्रशासन जब कहते हैं वो निजी क्षेत्र से संबंधित होता है, और जब हम लोक प्रशासन कहते हैं तो यह फिर सरकारी प्रशासन हो जाता है यह तरह से। और यहाँ पर विद्वानों में कई तरह के विचार दिए गए हैं। पब्लिक शब्द का तात्पर्य यहाँ पर सरकारी बन जाता है, और पब्लिक को सरकारी इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक समाज में ऐसा माना जाता है कि सरकार ही एक ऐसा समूह, एक ऐसा संगठन है जिसे सभी लोगों की स्वीकृति प्राप्त होती है, सहमति प्राप्त होती है। इसीलिए इसे पब्लिक का पर्याय मान लिया जाता है, ताकि सरकार को पब्लिक के रूप में कार्य करने में दिक्कत नहीं हो। और लोक प्रशासन यहाँ पर सरकारी प्रशासन और या जो कार्यरत सरकार है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रशासन, एक तरह से सबों का यह संगम हो जाता है। और हालांकि विशेष रूप से इसका जब फोकस हम इस पर करते हैं तो यह लोक प्रशासन सरकारी नौकरशाही के रूप में हमें दिखती है। वहीं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार देखें तो लोक प्रशासन की परिभाषा कही गई है कि अपनी सरकार के माध्यम से राज्य की नीति के अनुप्रयोग के रूप में करता है। और हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध प्रशासन के उस भाग से है जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों से संबंध रखता है। हालांकि यहाँ पर व्यापक दृष्टिकोण है और संकीर्ण दृष्टिकोण में भी है। नौकरशाही की जब हम बात करते हैं तो सरकार के एक अंग के रूप में यह दिखती है। वहीं ऐसे भी दोनों मानना है कि सरकार में तो तीनों अंग हो जाते हैं, विधान मंडल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों, और तीनों का प्रशासन से संबंधित हो जाती है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, सिर्फ यह
सरकार की कार्यपालिका से संबंध रखता है, न्यायपालिका से संबंध नहीं रखता है। कुछ लोग कहते हैं कार्यपालिका और विधायिका से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो लोक प्रशासन की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर से परिभाषा दी है, उसका हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक जो कहलाते हैं, वो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है। विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य है। निग्रो कहते हैं कि पर लोक प्रशासन के संबंध सरकार की तीनों शाखाओं से, विधायी, न्याय संबंधी और कार्यकारी, तथा इसकी परस्पर संबद्धता के साथ है। वहीं लूथर गुलिक कहते हैं लोक प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है, इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है, जहां की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है। J.M. पिफनेर कहते हैं प्रशासन लोगों के प्रयासों का समन्वय करके सरकार का काम करवाने की प्रक्रिया है, ताकि वह अपने कार्यों को पूरा करने के लिए साथ साथ कार्य कर सके। एक विद्वान M. रूथनास्वामी वे कहते हैं जब प्रशासन का राज्य या छोटी राजनीतिक संस्थाओं, नगर पालिका या कंट्री काउंसिल, जिला बोर्ड के कार्यों से संबंध होता है तो यह लोक प्रशासन कहलाता है। सरकार के अधिकारियों के सभी कार्य दूर स्थित कार्यालयों में, चपरासी से लेकर राजधानी में राज्य के प्रमुख तक लोक प्रशासन होते हैं। कॉस्टन और हैरिस कहते हैं लोक प्रशासन सरकार का क्रिया भाग है, जिसके माध्यम सरकार के प्रयोजन और उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। वहीं ड्वाइट वॉल्डो कहते हैं लोक प्रशासन राज्य के कार्यों के लिए यथा अनुप्रयुक्त सरकारी की कला और विज्ञान है। एक विद्वान वे M.E. डिमॉक वे कहते हैं लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। विषय क्या क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान है जो प्रशासक को अपने कार्यों के निष्पादन में भी सक्षम बनाता है। विषय कैसे प्रबंधन की एक तकनीक है जिसके सिद्धांतों के अनुसार सहयोगात्मक कार्यक्रम सफलता से किए जाते हैं। प्रत्येक अपरिहार्य है, साथ मिलकर संश्लेषण बनाते हैं, जिसे प्रशासन कहते हैं। पर्सी मैकक्वीन वे कहते हैं केंद्रीय अथवा स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रशासन ही लोक प्रशासन है। मर्सन कहते हैं प्रशासक कार्य करवाता है, और जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान सर्वोत्तम साधनों की जिज्ञासा है ताकि नीति निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित किया जा सके, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान जिज्ञासा है कि किस प्रकार नीतियों को सर्वोत्तम क्रियान्वित किया जा सके। इसी तरह साइमन कहते हैं साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी शाखाओं की क्रियाएं आती है। निकोलस हेनरी कहते हैं लोक प्रशासन सिद्धांत और व्यवहार का व्यापक क्षेत्र है और अव्यवस्थित संयोजन है। इसका प्रयोजन समाज से सरकार और उसके संबंध की श्रेष्ठ जानकारी को बढ़ावा देना है। यह सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति सरकारी नीतियों को अधिक प्रति संवेदी बनाने की व्यवस्था करता है तथा प्रोत्साहित भी करता है, तथा नागरिक वर्ग के लिए अपेक्षित प्रभाविकता, दक्षता और अधिक गहरे मानवीय पहलू को स्थापित करता है। हालांकि हम उपरोक्त तमाम परिभाषाओं के मद्देनजर हम यह जो मुख्य बातें आती है, हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली में कार्यरत जो गैर राजनीतिक सरकारी होती है वही नौकरशाही है, वही लोक प्रशासन का स्वरूप होता है, और इसका उद्देश्य राज्य के उद्देश्य, प्रभुसत्ता, इच्छा, सार्वजनिक हितों और कानून का संचालन करता है। सरकार के सभी कार्य से संबंधित पहलू है लोक प्रशासन, और यह नीति निष्पादन से संबंधित है। यह यहाँ पर हालांकि हम देखते हैं कभी कभी यह नीति निर्माण से भी संबंधित हमें दिखती है। यद्यपि कि लोक प्रशासन की व्यापकता, इसकी क्रियान्वितता सिर्फ कार्यपालिका शाखा में केंद्रित होती है, लेकिन सरकार की अन्य तीनों शाखाओं में भी, विधायिका और न्यायपालिका, वहाँ भी इसकी शाखाएं हमें दिखती है, संचालित होती दिखती है। और अच्छा लोक प्रशासन के संदर्भ में यह भी कह सकते हैं अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए, लोगों को सेवा देने के लिए ही लोक प्रशासन अपना कार्य करती है। और यह लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न दिखती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोक प्रशासन सार्वजनिक हित की बात करती है, सिर्फ निजी क्षेत्र की ही बात नहीं करती है। यह व्यापक रूप में हमें दिखती है और यह अपने स्वरूप में
विधापरक दिखती है। और हालांकि यह भी हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सबों से यह कहीं न कहीं जुड़ी हुई हमें प्रतीत होती है। अब हम लोग देखते हैं लोक प्रशासन का स्वरूप। तो लोक प्रशासन के स्वरूप के संदर्भ में दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक इंटीग्रल, दूसरा मैनेजरियल। इंटीग्रल दृष्टिकोण को एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है, इसे कहीं कहीं संपूर्ण दृष्टिकोण भी कहा जाता है। वहीं मैनेजरियल अप्रोच को प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा जाता है। यहाँ पर एकीकृत एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐसा माना जाता है, उसकी मान्यता है कि प्रशासन के समस्त कार्यकलाप, कोई हस्तचालित कार्यकलाप है मैनुअली जो होता है, या लिपिकीय हुआ या प्रबंधकीय हुआ, तो ये सारे के सारे एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत कोई परिचारी, कोई कर्मचारी, कोई क्लर्क रहे या चपरासी रहे, या अधिकारी रहे या सचिव स्तर के अधिकारी रहे, हर कोई इसके इस दृष्टिकोण के अंतर्गत वह प्रशासक है। क्योंकि अगर किसी ऑफिस में अगर परिचारी हड़ताल कर देता है, वो ही नहीं आता है, वो भी काम से, तो काम सबों का प्रभावित हो जाता है। यही इस दृष्टिकोण के समर्थक का कहना है। और यह मानता है कि प्रशासन का कार्य तो सभी प्रकार के नीतियों के संचालन से है। उस क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र की बात करें तो उस नीति के क्रियान्वयन से भी है, जिसको कि सभी कोई मिलकर पूरा करते हैं, और इसीलिए इसे एकीकृत दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। और इसके इस दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों में हम लोग एल.डी. व्हाइट और हेनरी फेयोल का नाम प्रमुख रूप से रखते हैं। वहीं दूसरी विचारधारा जो है वह है प्रबंधकीय दृष्टिकोण का। और इसके अंतर्गत प्रबंधकीय मान्यता के अनुसार उन सभी लोगों को प्रशासन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। प्रशासन का अर्थ तो प्रबंधकीय क्रियाकलाप से होता है, और प्रबंधन करना होता है, यह योजना का निर्माण करता है, संगठन में समन्वय स्थापित करता है, नियंत्रण स्थापित करना ही इसका काम होता है। और यह काम करने वाला को नहीं मानता है, बल्कि जो काम करवाने वाला होता है, जो प्रबंध होता है, जो निर्देश देने वाला होता है, वही प्रशासक के अंतर्गत आता है। यह प्रबंधकीय दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ निर्देश देने वाले ही आएंगे। और इसके समर्थक विद्वानों में लूथर गुलिक, साइमन स्मिथबर्ग, थॉम्पसन आदि आते हैं। ये लोग मानते हैं कि लोक प्रशासन का कार्य तो है कि उद्देश्य को निर्धारित करना, लक्ष्य केंद्रित रखना, और विधायिका तथा नागरिक संगठन का जो समर्थन प्राप्त करके काम करना, संगठन की स्थापना करना, उसका पुनरावलोकन करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, निरीक्षण करना, नेतृत्व करना, आपस में सामंजस्य स्थापित करना, संवाद स्थापित करना, सूचना प्राप्त करना, कार्य पद्धति को निर्धारित करना, प्रावधान को तय करना, मूल्यांकन करना, पर्यवेक्षण करना। तो इस तरह का की बातें जो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं। इनका कहना है कि प्रशासन का अर्थ तो प्रयोग करने से संबंधित सीधे तौर पर दिख जाती है, और किसी चपरासी या लिपिक को प्रशासक नहीं कहा जा सकता है, ऐसा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का मानना है। पुनः हम यह कह सकते हैं कि दोनों में आधारभूत स्थिति में अंतर है। संपूर्ण प्रशासन में लगे हुए व्यक्ति के क्रियाकलाप को एकीकृत दृष्टिकोण वाले मानते हैं, वहीं प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले मानते हैं कि जो शीर्ष पर आसीन व्यक्ति हैं वही प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। प्रबंधकीय के अनुसार जो प्रबंध का कार्य देखते हैं, और वहीं एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार कि विषय के अनुसार कार्य क्षेत्र बदलते रहते हैं।
और दोनों में मूलतः अंतर के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं, जैसा कि डिमॉक डिमॉक और क्वेनिंग ने कहा है कि अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन कानूनों के पालन में सरकार के प्रयासों के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करता है और सरकारी नीति को क्रियान्वित करता है। प्रक्रिया के रूप में देखें तो यह सभी वे कदम है जिन्हें प्रवर्तक एजेंसी कार्य आरंभ करने और पूरा करने के बीच लेती है, परंतु इसमें वह भी शामिल है इससे पहले स्थान में कार्यक्रम बनाने में एजेंसी की सहभागिता यदि हो तो लेती है, और व्यवसाय के रूप में वह सार्वजनिक एजेंसी में अन्य कार्यों को संगठित करना और निर्देशित करना है। जब हम यह मान लेते हैं कि प्रशासन समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो जाता है तो जाहिर है उसमें चपरासी से लेकर प्रबंधक तक सभी आएंगे, और वहीं अगर हम इसके प्रबंध के दृष्टिकोण के अनुसार माने तो केवल उच्च वर्गीय प्राधिकारी आएंगे, जो निरीक्षण करने आते हैं, जो प्रबंधक कार्य करने वाले होते हैं वही आएंगे, और उनका काम नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन आदि का होता है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंध करना और देखभाल करना ही प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और वहीं एकीकृत विचारधारा को देखें तो वहां प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को प्रशासन का अनिवार्य अंग मान लिया जाता है। उनमें से प्रत्येक को प्रशासक भी आप कह सकते हैं कमोबेश मात्रा में। वहीं हेनरी फेयोल जो कि एकीकृत विचारधारा के समर्थक विद्वान हैं, वह कहते हैं कि प्रशासन किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का एक भाग होता है, चाहे वह कर्मचारी कितना ही साधारण क्यों ना हो। देखते हैं हम लोग एक पॉइंट लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र। तो लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग इसके दो मुख्य पहलू के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, एक क्रियाकलाप के क्षेत्र में और एक विधा के कार्य क्षेत्र में। तो यहाँ पर अगर हम क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र देखें तो वर्तमान में लोक प्रशासन का क्रियाकलाप काफ़ी व्यापक है। यहाँ तक कि राज्य का कार्य क्षेत्र जितना है उतना ही लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है उससे कम नहीं है। कल्याणकारी राज्य की वर्तमान में अवधारणा बढ़ती जा रही है, प्रचलित है। लोग विभिन्न वस्तुओं की आशा करते हैं, लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है। ऐसे में इन तमाम अपेक्षाओं को लोक प्रशासन के माध्यम से ही पूरा करने का प्रयास किया जाता है। सरकार की समस्त योजनाओं को, समस्त सेवाओं को, समस्त संरक्षित किए जाने के प्रयास को लोक प्रशासन के माध्यम से ही पूरा किए जाने के प्रयास होते हैं। हम यह देखते हैं कि कई कल्याणकारी योजना की बात हो या सामाजिक सुरक्षा की बात हो, यह लोक प्रशासन के द्वारा ही पूरी की जाती है। इसके अलावा आज लोक प्रशासन का क्षेत्र बढ़ गया है, विशेष करके इस परिप्रेक्ष्य में भी कि सरकार के स्वामित्व वाले कोई उद्योग हो उसका प्रबंध करना इन्हीं के हाथों में है। इसके हम यह भी देखते हैं कि निजी उद्योगों को विनियमित करने का भी काम इन्हीं के जिम्मे हो जाता है। सार्वजनिक नीति के क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के क्रियाकलाप शामिल हो जाते हैं और आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र निसंदेह व्यापक स्वरूप लेते जा रहा है। विधा के रूप में लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ पर दो तरह की मान्यताओं की बात की गई है, पोस्टकॉर्प मत और विषय वस्तु मत। पहले पोस्टकॉर्प मत की देखें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि लूथर गुलिक पोस्टकॉर्प के सिद्धांत के जन्मदाता, और उन्होंने पोस्टकॉर्प 7 अक्षर अंग्रेजी के POSDCORP प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी, स्टाफिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग, समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजट निर्माण आदि के माध्यम से जो लोक प्रशासन के द्वारा अपनाए जाने वाले रूपरेखा होते हैं उसकी व्याख्या किए हैं। यहाँ पर पोस्टकॉर्प की थोड़ी व्याख्या करें तो प्री प्लानिंग, नियोजन अर्थात जो कार्य करना है उसकी रूपरेखा तैयार करने की बात होती है और उसकी उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्यनीति को निर्धारित करना होता है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन, और ऐसा सत्ता की संरचना करना होती है जिसके अधीन सारे कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं, उप विभाग में व्यवस्थित किया जाता है, एक दूसरे से समन्वय किया जाता है। एस से स्टाफिंग अर्थात कार्मिक संगठन, इसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों को बैठाना नियुक्त करना होता है। कार्मिक प्रबंधन
की रीति इसके अंतर्गत आती है। डी डायरेक्टिंग अर्थात निर्देशन पदों के अनुरूप उन्हें निर्णय करना होता है, उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन देना होता है और निर्देश देना होता है। कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय करने की बात होती है, आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय करने का बात, और कामों का कैसे बंटवारा किया जाएगा विभिन्न अनुभाग में, इसको देखी जाती है। रिपोर्टिंग आर से रिपोर्टिंग का अर्थ प्रतिवेदन। उच्च एवं निम्न दोनों प्रकार के अधिकारियों को प्रशासन की गतिविधियों से परिचित रखने की बात होती है। इसके अंतर्गत निरीक्षण की बात होती है, अनुसंधान की बात होती है, अभिलेख तैयार रखने की बात होती है, सूचना के संग्रहण की बात होती है। और बी मतलब कि बी बजटिंग, बजट से निर्माण वित्तीय योजना से संबंधित बात होती है कि किस प्रकार वित्तीय खामी नहीं हो, वित्तीय कमजोरी नहीं हो। वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण संबंधी सारी बातें, लेखाकरण संबंधी बातें आती है। पोस्ट कॉर्प के माध्यम से कहीं न कहीं एकता की बात होती है, निश्चितता की बात होती है, सुस्पष्टता की बात होती है, और अपने अध्ययन को कहीं न कहीं यह क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। और हालांकि ये अलग बात है कि आलोचक पोस्ट कॉर्प की आलोचना भी करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट भी करते हैं संगठन में और प्रशासन का विशेष क्षेत्र, हम यह भी कह सकते हैं या उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, नियोजन, संगठन, कार्मिक प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, सभी के लिए पोस्ट कॉर्प की बातें अनिवार्य रूप से मूल रूप से दिखती है या प्रभावी रूप में दिखती है, ऐसा भी हम देखते हैं। विषय वस्तु मत सब्जेक्ट मैटर व्यू को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि लोक प्रशासन प्रक्रियाओं का कार्य तो करता ही है, इसके साथ साथ प्रशासन के अन्य मामलों में भी देखे जाते हैं ये कार्य करते हुए। जैसे आप रक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक कार्य, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कल्याण, और इस समस्त जगह इनकी बातें आप देखते हैं कि वहाँ पर इन कार्यक्रमों अथवा सेवाओं में इसकी विशिष्ट तकनीकें की जरूरत होती है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि पोस्ट कॉर्प तकनीक की अपेक्षा विशेषज्ञ तकनीकों की भी जरूरत पड़ती है, जो कि पोस्ट कॉर्प में शामिल नहीं होती है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि यदि आप पुलिस प्रशासन को लें तो अपराध का पता लगाने के लिए उसकी अपनी एक तकनीक होती है। सिर्फ पोस्ट कॉर्प के भरोसे वहाँ पर नहीं रहा जा सकता। शांति और व्यवस्था को रोकने की बात हो या किसी व्यक्ति विशेष पर नियंत्रण की बात हो, उसकी अपनी एक अलग रीति नीति होती है, और वहाँ पर औपचारिक सिद्धांत मात्र ही काम नहीं करता है। और कहा जैसे इसके साथ साथ यह भी देखते हैं कि संगठन, कार्मिक प्रबंध, समन्वय या वित्त के औपचारिक सिद्धांत अन्य सेवाओं के लिए वैसी ही है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि पुलिस प्रशासन के अध्ययन में दोनों प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए, अर्थात पोस्ट कॉर्प तकनीक और इसके साथ साथ अन्य महत्व की बातें भी। वहीं लेविस मेरियम जैसा कि कहते हैं कि लोक प्रशासन कैंची की तरह दो धारों का साधन है। पहला आधार पोस्ट कॉर्प द्वारा सम्मिलित क्षेत्र का ज्ञान है, तो दूसरा आधार उस विषय का ज्ञान जिनमें तकनीकी प्रयुक्त की जाती है। दोनों धार औजार को प्रभावी बनाने के लिए अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह हम देखते हैं कि सिर्फ पोस्ट कॉर्प का नहीं बल्कि अन्य तकनीक को भी यहाँ पर उसको महत्व दिया जाता है। हर्बर्ट साइमन को हम देख सकते हैं, उसकी बातें कि लोग कहते हैं कि लोक प्रशासन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि किसी कार्य को का निर्णय कैसे करना है और दूसरा कि उन्हें करना कैसे है। पहला कार्य दूसरे को आधार प्रदान करता है और निर्णय के बिना कोई विधा की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः यह कहा जा सकता है लोक प्रशासन व्यापक विस्तार, सिद्धांत और पद्धति का व्यवस्थित संयोजन है। हालांकि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण हो या प्रशासन की विषय वस्तु संबंधित दृष्टिकोण हो, तो दोनों धारणा का अपना अपना महत्व है। हम यह भी कह सकते हैं कि पोस्ट कॉर्प एक तरह से अगर हम तुलना करें तो शरीर संरचना संबंधी बातें इसके अंतर्गत हम रखकर देख सकते हैं, और इसके जो विभिन्न कार्यक्रम है एक तरह से तंतु जाल की तरह, मांसपेशियों की तरह है, और हड्डी, पाचन क्रिया, रक्त प्रवाह, श्वास प्रक्रिया के बिना जिस तरह शरीर जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह विषय वस्तु संबंधी बातों का भी एक अपना ही महत्व है। दोनों का अलग अलग महत्व है। वहीं प्रशासन विज्ञान
लोक प्रशासन विज्ञान को यहाँ पर कभी दो भागों में बांट कर देखा जाता है, प्रशासन सिद्धांत के रूप में और प्रायोगिक प्रशासन के रूप में। लोक प्रशासन के अंतर्गत दोनों विरोधी विचारों के बीच सामंजस्य लाने की बातें होती है। लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में यदि हम प्रशासनिक क्रिया को देखते हैं तो यहाँ पर सत्ता की संरचना की बात होती है, संगठन कार्य की बात होती है, कार्य रीतियाँ, प्रशासन, सभी बातें होती है। यहाँ यह भी देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की बात हो या क्षेत्रीय स्तर अथवा स्थानीय स्तर पर हो या कार्यवाहक या सलाहकार के रूप में हो, तो हर जगह प्रशासन की बात आती है। सार्वजनिक बोर्ड, निगम, हर क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और प्रशासन पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण की बात हम अगर देखते हैं यहाँ पर, तो संसद, मंत्रिमंडल का बाह्य नियंत्रण होता है। स्थानीय शासन पर केंद्रीय नियंत्रण दिखता है, सरकारी निगम आदि पर मंत्रालय का नियंत्रण की बातें होती है। यहाँ पर एक विद्वान वाकर उन्होंने जो बातें कही है कि मुख्य रूप से 10 कार्यों की बात वे कहते हैं: राजनीतिक, वैधानिक, वित्तीय, प्रतिरक्षा, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, विदेशी, साम्राज्य संबंधी तथा स्थानीय। वे कहते हैं कि प्रशासन के राजनीतिक कार्य होते हैं और इसके अंतर्गत कार्यकारिणी, विधानमंडल संबंधी, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की संबंधित राजनीतिक प्रशासनिक क्रियाएं आदि आती है। और वहीं वैधानिक कार्य के अंतर्गत जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात होती है, विधि प्रदत्त निर्माण की बात होती है, और या विधानमंडल में कोई विधेयक पेश करने संबंधी बात होती है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी विभाग की सक्रियता के कारण ही ऐसा संभव होता है। वहीं वित्तीय कार्य के अंतर्गत बजट को तैयार करने की बात हो या लागू करने की बात हो, उसके ऑडिट संबंधी बात हो, समूचा वित्तीय प्रशासन की देखरेख में हो जाता है। और प्रतिरक्षा अर्थात सैनिक प्रशासन के संदर्भ में भी यही बात होती है, शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में यह बात होती है, आर्थिक प्रशासन के संदर्भ में ये बात होती है। हर जगह प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विदेशी प्रशासन के संदर्भ में, विदेश प्रशासन के संदर्भ में देखें तो वहाँ पर कूटनीति का सहारा लिया जाता है, राजदूत रहता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात होती है, तो वहाँ पर भी ऐसी बातें होती है। स्थानीय प्रशासन में स्थानीय सरकार की क्रियाओं को इसके अंतर्गत रखकर हम लोग देखते हैं। और उसी अब हम लोग देखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। यह समझ लें कि लोक प्रशासन को सार्वजनिक प्रशासन भी कहा जाता है। लोक शब्द यहाँ पर कोई गैर सरकारी शब्द नहीं है, बल्कि लोक से तात्पर्य होता है, लोक का अर्थ होता है सरकारी। यहाँ पर आप इसे लोक को सरकारी प्रशासन के रूप में समझें, और ऐसा इसलिए इसको सरकारी के रूप में समझा जाता है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, और यह लोक सेवा से जुड़ी हुई बातें होती है, और यह उद्देश्य के रूप में होती है। खैर, यहाँ पर हम यह देखते हैं कि प्रशासन का उद्देश्य ही होता है कि अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए वे जनशक्ति का, जन इच्छा का समुचित प्रयोग करें और एक सहकारी सामूहिक कार्य के रूप में अपने उद्देश्य को प्राप्त करे, अपने संगठन को अपने लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बनावे। यहाँ पर लोक प्रशासन की बात होती है, साथ साथ निजी प्रशासन की भी बात होती है। कई मायनों में दोनों के उद्देश्य एक जैसे होते हैं। लोक प्रशासन का दायरा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे कि अब देखते हैं कि यद्यपि कि कल्याणकारी राज्य है, उदारवादी राज्य है, लोगों को अधिक स्वतंत्रता है, राज्य का हस्तक्षेप कम हो रहा है इस उदारवादी स्वरूप में, इस भूमंडलीकृत के स्वरूप में, लेकिन वहीं हम यह भी देखते हैं कि राज्य का कल्याणकारी स्वरूप अभी भी बना हुआ है। इसके साथ साथ भले ही निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कंट्रोल आज भी राज्य के पास है। संप्रभु शक्ति, तमाम प्रकार की शक्ति राज्य के पास है। लोगों की अपेक्षाएं राज्य से जुड़ी होती है। राज्य लोगों के लिए तरह तरह के कानून बनाती है, लागू करती है, और जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। खैर, यहाँ पर राज्य का काम जब बढ़ेगा तो जाहिर है कि लोक प्रशासक का भी काम बढ़ेगा, और इस प्रशासन का काम बढ़ेगा। यहाँ पर हम यह भी दिखा सकते हैं कि प्रशासन से अपेक्षा भी बढ़ेगी। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि निजीकरण, उदारीकरण, औद्योगिकरण के दौर में निजी
प्रशासन का भी बोलबाला स्थापित हो रहा है। व्यापारिक संगठनों का प्रशासन का महत्व आज बढ़ते जा रहा है। ऐसी बातें नहीं है कि हर कोई सरकारी प्रशासन से ही जुड़ा हुआ होता है, बल्कि निजी प्रशासन भी अपनी दक्षता से अपना विकास कर रहा है। ऐसे में कुछ विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, या कह सकते हैं कि सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों को एक ही मानते हैं। वहीं यह भी देखते हैं कि कुछ विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद करते हैं, वे दोनों में असमानताएं देखते हैं। खैर, यहाँ पर हम दोनों ही पहलू को देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। यहाँ पर पहले देखते हैं सरकारी और निजी प्रशासन में समानताएं, उसके बाद हम लोग वो समानताएं को देखते हैं। पहले यदि हम समानता को देखते हैं तो हम देखते हैं कि समानता लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक ही हैं। ऐसा मानने वाले विद्वान में हम हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, एमपी फॉलेट, लिंडल उर्बिक आदि के नाम रखते हैं। इन दोनों ने, इन सभी सारे विद्वानों ने, इनके ऐसे समर्थक विद्वानों ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं किया है और इनके अनुसार लोक और निजी प्रशासन एक ही है। हम चाहे नियोजन का स्वरूप देखें, आयोजन का स्वरूप देखें, समन्वय का स्वरूप देखें, बजट का स्वरूप देखें, प्रबंधकीय तकनीक को देखें, कौशल को देखें, तो यहाँ पर दोनों में एक जैसी व्यवस्था होती है। पदानुक्रम की ही व्यवस्था क्यों न की देखें, तो जैसी की व्यवस्था सरकारी में होती है वैसी ही व्यवस्था निजी प्रशासन में भी होती है। संगठन का स्वरूप हो, कार्मिक स्वरूप हो, वित्त स्वरूप हो, प्रबंधन का स्वरूप हो, हर जगह दोनों एक ही जैसी स्थिति में दिखती है। ऐसा इन सारे विद्वानों का कहना है। फेयोल, फॉलेट, गुलिक, उर्बिक आदि दोनों को एक जैसा समझने वाले प्रशासनिक चिंतक यह भी कहते हैं कि हम यह देखते हैं कि अगर भारत का ही उदाहरण लें तो जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं उसे फिर औद्योगिक संस्थानों में निजी रूप से भर्ती कर लिया जाता है, तो उनके उस अनुभव का तो लाभ लिया जाता है। अगर दोनों में भेद रहता है उसके अनुभव का लाभ यहाँ पर नहीं लिया जाता। उसी तरह एयर इंडिया हो, इंडियन एयरलाइन हो, यहाँ पर देखते हैं कि निजी क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी दिखा जाता है कि निजी क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। ब्रिटेन और या भारत में देखें, तेल, ट्रांसपोर्ट, बिजली जैसे उद्योगीकरण का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। यहाँ पर जो पहले निजी थे वो फिर सरकारी बन जाते हैं। तो अगर दोनों में अंतर रहता है तो फिर ऐसा नहीं किया जाता। इसीलिए दोनों एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। दोनों का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति होता है, मुनाफा प्राप्ति होता है, व्यापार का प्रबंध करना होता है। और वर्तमान समय में तो औद्योगिक प्रशासन समय की जैसी बातें होती है, तो यहाँ पर दोनों में अंतर करना सही नहीं होगा। हेनरी फेयोल ने कहा भी है कि केवल एक प्रशासन विज्ञान है जिसे सरकार और निजी क्षेत्रों के लिए समान रूप से उपयुक्त किया जाता है। फेयोल भी वही बात कहते हैं कि शब्द प्रशासन का जो अर्थ मैंने दिया है और जिसे सब स्वीकार किया जाता है, यह प्रशासन विज्ञानों के क्षेत्र को विस्तृत करता है। सार्वजनिक क्षेत्र को ग्रहण करता ही है, इसके साथ साथ आकार, विवरण आदि के क्रम में निजी क्षेत्र से भी मिलता है। योजनापात, संगठन, समादेश, समन्वय, नियंत्रण आदि की उचित व्यवस्था दोनों जगह की जाती है। सरकारी प्रशासन हो या निजी प्रशासन, तकनीक की बात हो या प्रक्रिया की बात हो, दोनों तो एक जैसे निर्भर करते हैं। उसी तरह लाभ अर्जन की बात होती है। सिर्फ निजी प्रशासन ही लाभ के उद्देश्य को मानकर नहीं चलता है, बल्कि सरकारी क्षेत्र का उद्यम होता है तो वहाँ भी वो लाभ दिखाना चाहते हैं ताकि सरकार और पब्लिक की नज़र में वे भी प्रशंसा के पात्र बने रहें। वहीं कार्मिक प्रबंध जैसी बातें जिस तरह निजी संगठन में होती है उसी तरह सरकारी संगठन में भी होती है। निजी संस्थाएं ऐसा लगता है कि सरकारी संस्थाएं तो लगता है कानून के दबाव के अनुसार काम करती है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। निजी प्रशासन भी कानून के दायरे में ही करती है, कानून का दबाव उन पर भी रहता है। और बहुत बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियाँ तो अपने नियम कानून उसी तरह बनाती है जिस तरह की सरकारी प्रशासन में बनती है। उसी तरह के कर्मचारियों को अपनी सुविधा भी उसी अनुकूल देती है। छुट्टी की व्यवस्था हो, लाभ की व्यवस्था हो, पेंशन की व्यवस्था हो, उसी के अनुरूप देती है। ऐसे में प्रशासनिक क्रिया तो दोनों जगह एक जैसी होती है। या पदानुक्रम की बात करें, सीनियर जूनियर की बात करें तो दोनों क्षेत्रों में एक समान है। संगठन की संरचना जो उच्चस्थ हो, अधीनस्थ हो, ऐसी तो बातें हर जगह होती है। और जिस तरह की निजी प्रशासन अपने आंतरिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करती है, उसी तरह सरकारी कर्मचारी के लिए भी तरह नियमित अंतराल पर देखते हैं प्रशिक्षण की बात होती है, उन्हें भी अपडेट रखा जाता है। तो और सरकारी और निजी प्रशासन का दोनों का उद्देश्य हम देखें तो अपने ग्राहकों की सुविधा को देखना होता है। लोगों की इच्छा आवश्यकता के अनुरूप अपना नीति नियम का क्रियान्वयन किया जाता है और बेहतर प्रबंधन, बेहतर सेवा देने की कोशिश तो हर जगह की जाती है, दोनों जगह की जाती है।
किसी भी तरह की कार्यप्रणाली ऐसी बात हो तो फाइलों की बात करें तो हिसाब किताब रखना, फाइल रखना, रिपोर्ट तैयार करना, तो निपुणता की आवश्यकता तो दोनों जगह की प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को पड़ती है। इसलिए ये सारे विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं। अब देखते हैं सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन में वो समानता है तो दो असमानता है कि समर्थक विद्वानों में हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया स्टैम्प, पॉल एच एपलबी आदि विद्वान का कहना है कि लोक प्रशासन अलग है, सरकारी प्रशासन अलग है। ये लोग ये तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन का चरित्र राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन का चरित्र राजनीतिक नहीं होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक चरित्र के कारण राजनीति द्वारा दिशा निर्देशित होते हैं, सीधे राजनेता के सीधे नियंत्रण में होते हैं और विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाई जाती है, जो कानून क्रियान्वित करने की व्यवस्था क्रियान्वित की जाती है, सबों में इसका सीधे तौर पर संलग्नता होती है, उनकी नीति को लागू करना इनकी व्यवस्था होती है। वहीं निजी प्रशासन सीधे तौर पर राजनीतिक दिशा के तहत नहीं चलती, राजनीतिक नियंत्रण के अनुरूप चलने को विवश नहीं होती है, बल्कि निजी प्रशासन बाजार की ताकत से निर्देशित होती है। और पॉल एच एपलबी तो कहते हैं कि दोनों जगह सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में अंतर है, दोनों के हित एक जैसे नहीं होते हैं। लोक प्रशासन लोगों को सब कुछ प्रदान करने की व्यवस्था करता है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, सब चीज़ बुनियादी आवश्यकताओं से लेकर भौतिक आवश्यकताओं तक की पूर्ति। वहीं निजी प्रशासन इन लोगों की इच्छाओं से, लोगों की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई नहीं रहती है। निजी प्रशासन का ध्येय रहता है मुनाफा कमाना, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। लोक प्रशासन का दायरा काफ़ी व्यापक होता है, वहीं निजी प्रशासन का दायरा लोक प्रशासन की तुलना में काफ़ी सीमित होता है। साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन का स्वरूप नौकरशाही जैसा होता है, निजी प्रशासन का स्वरूप व्यापारिक होता है। लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है, निजी प्रशासन का स्वरूप अराजनीतिक होता है। लोग साइमन यह भी कहते हैं कि लोक प्रशासन में लाल फीताशाही चलती है, भ्रष्टाचार चलता है, लेट लतीफ़ी जैसी बात होती है। वहीं निजी प्रशासन में इस तरह की कोई बातें नहीं होती है, वहाँ त्वरित गति से कार्यों का निष्पादन किया जाता है। हॉलिक्स ने तो आकार के आधार पर दोनों में अंतर किया है। वो कहते हैं कि सरकारी और निजी प्रशासन में अंतर है क्योंकि निजी कंपनी आकार की तुलना में काफ़ी छोटा, काफ़ी कम रहा होता है, वहीं लोक प्रशासन काफ़ी व्यापक रूप में होता है, इसके कार्यों में विविधता दिखती है। निजी प्रशासन इनकी बराबरी कदापि नहीं कर सकती। हम यह भी देखते हैं कि दोनों के उत्तरदायित्व में भी अंतर होता है। निजी प्रशासन जनता के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं होता है, वह ऊपर का कानून है, ऊपर की बातें ऐसी बातें करके निकल जाता है, जवाबदेही पब्लिक के प्रति नहीं होती है। वहीं सरकारी विभाग में उत्तरदायित्व जैसी बातें होती है। समाचार पत्र की बात करें या राजनीतिक दल की बात करें तो उनका आलोचना हो जाता है, लेकिन निजी प्रशासन की आलोचना नहीं की जाती है, लेकिन सरकारी प्रशासन की अपेक्षा काफ़ी कम और शून्य के बराबर। सर जोसिया स्टैम्प ने दोनों में भेद किया है और इन्होंने 4 प्रकार की नीति बताई है कि 4 प्रकार के कारण निजी प्रशासन लोक प्रशासन में भिन्नता है। जैसे एकरूपता का सिद्धांत, बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत तथा सीमांत लाभ का सिद्धांत। यह आधार ही है जिसके कारण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है, ऐसा सर जोसिया स्टैम्प ने लिखा है। हम देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की आचार संहिता भी भिन्न भिन्न होती है। दोनों के उत्पादन की तो बात होती है, लेकिन लोक प्रशासन अपनी सेवा का, अपनी विज्ञापन का उस कदर प्रचार प्रसार नहीं करती है जिस प्रकार की निजी क्षेत्र में देखने को मिलता है। एपलबी भी कहते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न है। इसके लिए वे 3 तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र, प्रभाव, विचार व्यापक होता है, वहीं निजी प्रशासन का उसमें व्यापक नहीं होता है। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, यहाँ नहीं होता है। लोक प्रशासन का चरित्र राजनीतिक होता है। एपलबी ये भी कहते हैं कि प्रशासन ही चूँकि वस्तुतः राजनीति होती है, क्योंकि लोकहित की ओर प्रशासन को ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। यह तथ्य स्पष्ट
रूप से समझने वाली बात होती है कि राजनीतिक प्रक्रिया ही लोकतंत्र का सार है, वह शासकीय संगठनों द्वारा ही पूरा किया जाता है। वहाँ पर प्रशासनिक इकाइयों की संलग्नता अति अनिवार्य होती है। राजनीतिक जीवाणु वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसी कोई बातें नहीं होती है। यद्यपि कि निजी प्रशासन सरकारी प्रशासन में अंतर है, इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि दोनों में समानताएं भी है, दोनों में असमानताएं भी है। दोनों को पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों को पूर्णतः एक साथ एक ढांचे में रखकर नहीं देखा जा सकता है। दोनों दो जीव भले हैं, लेकिन दोनों की जाति अलग अलग है। दोनों की तकनीकें भले अलग अलग है, लेकिन दोनों का मूल्य एक ही है। व्यक्तित्व अलग अलग है, व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, लेकिन व्यक्तित्व एक ही होता है, क्योंकि दोनों जगह उद्देश्य की प्राप्ति होती है, बेहतर दक्षता दिखाने की बात होती है, संसाधन का समुचित वितरण होती है, और कार्यरीति की बात हो वहाँ पर दोनों जगह एक जैसी दिखती है। और जैसा कि यहाँ पर बाल्डो का बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वे कहते हैं सामान्यीकरण, जो व्यवहार की समानता, कार्य का कानूनी अनुमोदन और कार्य का उत्तरदायित्व, निर्णयों का सार्वजनिक समर्थन, वित्तीय ईमानदारी और सतर्कता आदि द्वारा निजी प्रशासन से लोक प्रशासन को भिन्न करता है कि बहुत सीमित प्रयोज्यता है। यद्यपि कि ये अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अंतर नहीं है। और आज की तारीख में निजीकरण के बढ़ते दौर में दोनों की उपलब्धता हमें दिखती है। आम लोग दोनों से लाभान्वित होते हैं, और कई जगह दिल्ली मेट्रो जैसी बात हम अगर हम करें तो वहाँ पर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात होती है। सरकारी भी संस्थाएं काम करती है, निजी से क्षेत्र भी काम करती है, दोनों मिलकर काम करती है। सैद्धांतिक मूल्य तो एक जैसे होते हैं, और यही कारण है कि कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में जैसा कि प्रशिक्षण सरकारी सेवक लेते हैं, वैसा ही प्रशिक्षण निजी क्षेत्र के भी लोग लेते हैं। ऐसे में यह अवधारणा की दोनों भिन्न भिन्न है, यह सही नहीं है। अंतर मात्रा का दोनों में हो सकता है कि यह छोटा हो बड़ा हो, लेकिन गुण की बातें, प्रकार की बातें दोनों में समान है। दोनों पृथक पृथक दिखती है, लेकिन पृथक पृथक है नहीं। दोनों एक ही प्रशासन के दो भिन्न स्वरूप हैं। एक उदाहरण यह भी आप समझ सकते हैं कि आज डाक द्वारा जैसे लोगों को सेवा दी जाती है, वहीं कोरियर की भी बहुलता बढ़ती जा रही है। ऐसे में कभी कभी कोरियर वाले भी डाक सेवा का लाभ लेते हैं, अपना कोरियर इसके माध्यम से भेज देते हैं। तो हम यह भी देखते हैं कि निजी क्षेत्र भी लाभ के कभी अपना देखते हैं कि मुनाफा मुझे कहाँ हो रहा है, तो वहाँ पर इसका सेवा ले लेता है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र में आज निश्चितता वाली बातें हटाकर आज काम लेने वाली बातें दिखी जाती है, दक्ष प्रशासन को लेने वाली बात होती है, और संविदा जैसी बातें आप देखते होंगे कि काम ले लिया उसके बाद कहानी खत्म। तो इस तरह की बातें आज की तारीख में देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम लोग प्रशासन का महत्व। आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का बहुत ही अधिक महत्व हो गया है। समाज के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सबसे पहले तो यह समझ लें कि जो भी सेवाएं हमें सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, उसका साधन बनता है यह लोक प्रशासन। कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात हो, अथवा लोगों के जीवन सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा की बात हो, जनता को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की बात हो, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान या सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक कल्याण प्रदान करने की बात हो, सबों का माध्यम ये लोक प्रशासन ही बनता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनंत कार्य में लोक प्रशासन ही व्यक्ति को सेवा प्रदान करती है। जन्म और मृत्यु नहीं के बीच ही नहीं, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी जब बात होती है तो वहाँ भी राज्य आता है, और यहाँ पर लोक प्रशासन फिर मौजूद रहता है। आपको मृत्यु के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होगी तो लोक प्रशासक ही यहाँ पर फिर काम आते हैं। सरकार के किसी भी सेवा का आनंद लेना
संभव नहीं था यदि लोक प्रशासन नहीं होता। और लोक प्रशासन ही वास्तव में सरकार का कोई भी कानून हो, कोई भी नीति हो, उसको लागू करती है, उसको बनाने में भूमिका निभाती है, उसको लागू करने के लिए जिम्मेवार होती है, निभाती है। और सरकार के सिद्धांत को, सरकार के नीति को, सरकार के नियम को, सरकार के निर्णय को हकीकत के धरातल पर ही बदलती है, उतारती है, लोगों के हित में कार्य करती है। और इस तरह देखते हैं कि लोक प्रशासन का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ गया है। समाज में सद्भाव बनाने रखने की बात हो अथवा समाज में एकता बनाए रखने की, आप देखते हैं कि लोक प्रशासक ही सामने आता है। आपातकाल की स्थिति हो गई जब लोकतांत्रिक सरकार, तो लोगों ने नकार दिया। वहाँ पुनः यह नौकरशाही की व्यवस्था ही थी जिन्होंने कि कानून और व्यवस्था को संविधान के मद्देनजर बनाए रखने में कामयाबी हासिल की और संविधान पर लोगों का विश्वास बना रहा। लोक प्रशासन हमारे सामाजिक आर्थिक बदलाव का भी साधन बनता है। कई बार आप यह देख सकते हैं कि अगर लोक प्रशासन नहीं होता तो हम लोग अंधेरी गलियों में भटकते रहते। सरकार नाम की चीज़ ही नहीं होती। सरकार होती तो फिर वो अपने निर्णय कैसे लागू करवाती। तो लोक प्रशासन आवश्यक था। यहाँ पर एक विद्वान हुए विल्सन, वे कहते हैं कि प्रशासनिक अध्ययन, यहाँ पर इसका यह उद्देश्य है कि सरकार कैसे उचित ढंग से कार्य करती है, इन कार्यों में कैसे दक्षता लाती है प्रशासन के द्वारा। और सरकार कोई भी कार्य करती है, सार्वजनिक हित संबंधी कोई भी बात करती है तो लोक प्रशासन का ही यहाँ उद्देश्य होता है मूलतः कि सेवा प्रदान किया जाए, प्रशासनिक क्षेत्र में दक्षता लाई जाए। और समय समय पर आप देखते हैं कि दुनिया भर में लोक प्रशासन को समृद्धि दिलाने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए कई बार समिति बनती रही है। हाल फिलहाल 2019 में द्वितीय प्रशासनिक आयोग का नाम आपने सुना होगा। इसके माध्यम से कैसे बेहतर नौकरशाह कैसे बेहतर बने, कैसे प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि हो, इस संदर्भ में लंबी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके पहले भी हम देखते हैं तो ब्रिटेन में हेल्डन समिति 1919 में बनाई गई थी। 1937 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशासनिक प्रबंधन पर राष्ट्रपति की समिति बनी थी। भारत में एडी गोरावाला समिति और पॉल एच एपलबी की रिपोर्ट, अमेरिका के थे पॉल एच एपलबी, और भारत उसे बुलाया था उसे अनुभव लेने के लिए। और सिविल सेवाओं पर कमेटी फल्टन समिति रिपोर्ट 1968 में बनी थी। और प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में, 72 में, इस तरह कई एक बार रिपोर्ट। इस तरह प्रशासन को महत्व कैसे मिले, इसका महत्व और कैसे वृद्धि हो, कैसे ये अपनी प्रासंगिकता साबित करे जनहित में, जन कल्याण में, जनता के बीच, तो इस संदर्भ में कार्य होते रहा है। द्वितीय विश्व के बाद भी जिस तरह गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन से तीसरी दुनिया के मुल्कों को सामना करना पड़ा, उस पिछड़ेपन से निपटना था। यहाँ पर लोक प्रशासन एक साधन के रूप में उभरा और लोक प्रशासन ही उन तमाम विकास कार्यक्रमों को चलाया, चाहे वह ग्रामीण विकास संबंधी बात हो, आर्थिक पुनर्निर्माण की बात हो, अथवा हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति के विकास संदर्भ आदि संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं। विविधता, भारत जैसे देशों में जहाँ की विविधता वाला देश है, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, यहाँ पर तमाम मतभेद को भुलाना और सबों को एक साथ लेकर चलना प्रशासनिक सफलता का ही उदाहरण आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं। और जिस समानता, भाईचारा, भ्रातृत्व, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय को लागू किया गया है, यह दुनिया के सबसे सफल लोकतंत्र का निर्वहन हमारी प्रशासनिक मशीनरी द्वारा ही की जाती है। लोक प्रशासन ही वह जरिया है जिसके द्वारा हम स्वतंत्र, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल होते रहे हैं। और प्रशासन लोगों को नियम का, कानून का पालन करवाने के लिए बाध्य करती रही है, जागरूक करती रही है, विवश करती रही है, चेतना जगाती रही है, हर तरह की बात हुई है। हालांकि हम यह भी कह सकते हैं कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जबकि उदारीकरण का दौर है, निजीकरण का दौर है, ऐसे में राज्य के कार्य में एक तरफ कहीं न कहीं सैद्धांतिक तौर पर कमी आई है, लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की बात क्यों ना हो, या वहाँ भी किसी डिजिटल संप्रभुता की बात हो, तो यहाँ पर कहीं न कहीं नियंत्रण तो राज्य के पास ही है, प्रशासनिक मशीनरी के पास ही है, लोक प्रशासन के पास ही उसका नियंत्रण है। और राज्य का नियंत्रण दिनों दिन कम नहीं हुआ है, बल्कि व्यापक हुआ है, सार्वजनिक हित की रक्षा में हुआ है, सार्वजनिक जन संवर्धन के लिए हुआ है। ऐसे में लोक प्रशासन के महत्व को तो हम कम कर ही नहीं सकते, आंक ही नहीं सकते। और
व्यक्ति के क्षेत्रगत विकास के साथ साथ लोक प्रशासन का भी विकास हुआ है, सकारात्मक दृष्टि में विकास हुआ है। आज न सिर्फ बुनियादी तौर पर रोटी कपड़ा मकान की ही बात करते हैं हम लोग, बल्कि स्वास्थ्य की बात, सफाई की बात, मनोरंजन की बात, सामाजिक सुरक्षा की बात, कहीं भी हो हर जगह सार्वजनिक कल्याण के साथ यह लोक प्रशासन ही खड़ी रहती है। लोक प्रशासन के महत्व के संदर्भ में कुछ विद्वानों द्वारा कही गई बातों को भी यहाँ पर रेखांकित कर सकते हैं। वुड्रो विल्सन ने कहा है, प्रशासन सरकार का सबसे अधिक सुस्पष्ट अंग है। यह कार्रवाई में सरकार है, यह कार्य का निष्पादन है और सरकार का सबसे अधिक दिखाई देने वाला भाग है। ब्रुक एडम्स ने कहा है, प्रशासन महत्वपूर्ण मानवीय संकाय है क्योंकि इसका मुख्य कार्य सामाजिक परिवर्तन को सुलभ बनाना, सामाजिक क्रांति के समुच्चय को आधार देना है। W.B. डोनहम ने कहा, यदि हमारी सभ्यता विफल है तो यह मुख्यतः प्रशासन के भंग होने का कारण होगा। पॉल एच एपलबी कहते हैं, प्रशासन सरकार का मूल आधार है। प्रशासन के बिना कोई सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती है। प्रशासन के बिना सरकार चर्चा के अलावा यदि वास्तव में यह किसी तरह विद्यमान है। और हम यह भी कह सकते हैं कि सरकार के मूल आधार के रूप में ये लोक प्रशासन कार्य करती है। बात विधायिका की हो, बात न्यायपालिका की हो, बात कार्यपालिका की हो, लोक प्रशासन के बिना यह अस्तित्व में ही नहीं रह सकती है। सरकार का यह एक मूल आधार का काम करती है और सार्वजनिक हित में सेवाएं प्रदान करने की कोई भी बात हो, सरकार के किसी भी कार्य के निष्पादन की बात हो, लोक प्रशासन के बिना नहीं किया जा सकता है। लोक प्रशासन का महत्व सरकार के लिए भी है, संस्थान के लिए भी है, संविधान के नज़रिए से भी है, जनता के नज़रिए से भी है, ठोस नीतियाँ बनाने से भी है, कानून के क्रियान्वयन करने से भी है। क्योंकि कानून सिर्फ कागज पर मुद्रित हो सकती है, उसे क्रियान्वयन करने के लिए लोक प्रशासन ही वह साधन बनता है, वह जरिया होता है जिसके द्वारा वास्तविकता में किसी भी कानून को क्रियान्वित किया जाता है, पब्लिक को लाभ पहुंचाया जाता है और सरकारी बल के रूप में यह काम करता है। सरकारें बदल जाती है लेकिन प्रशासन नहीं बदलती है और नई व्यवस्था के निर्माण तक यह कार्य करते रहती है। नई सरकार के आने तक यह कार्य करती है और यही कारण है कि हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में सरकार के बदल जाने के बाद भी कानून नहीं एक पूरा क्रांति नहीं हो जाती है और परिवर्तन होते हैं, लेकिन लोक प्रशासन यहाँ पर भी जीवंतता प्रदान करते रहते हैं। विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन की और अधिक महत्व बढ़ जाती है। लोक प्रशासन के महत्व को कई एक रूपों में हम देख सकते हैं। हमने देखा कि ये लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को तैयार करता है, उसे लागू करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है, सामाजिक परिवर्तन की बात करें, आर्थिक विकास करें, सबों में यह एक साधन के रूप में इस्तेमाल होता है। विभिन्न तरह की वस्तुओं के संदर्भ में एक तरह से कहें तो सेवा प्रदान करता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका है और आज उदारीकरण और निजीकरण के युग में लोक प्रशासन की भूमिका काफ़ी अधिक व्यापक हो जाती है। सार्वजनिक हित की भी रक्षा करना होता है और निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करने की बातें होती है। ऐसे में लोक प्रशासन का महत्व पूर्व की अपेक्षा और अधिक बढ़ गई है, बल्कि कहें तो दिनों दिन इसका महत्व अधिकतम होते जा रहा है। हालांकि एक नज़र हम यह डाल दें कि लोक प्रशासन का महत्व इतना अधिक बढ़ा क्यों, तो अगर कल्याणकारी राज्य की बात करें, लोकतांत्रिक राज्य की बात करें, तो यहाँ पर वो हस्तक्षेप राज्य की बात नहीं होती है। राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगी ऐसी बातें नहीं होती है। राज्य हस्तक्षेप करेगा, सकारात्मक रूप से राज्य हस्तक्षेप करेगा और राज्य का मतलब होता है लोक प्रशासन। प्रशासन हस्तक्षेप करेगा तभी राज्य के सभी वर्गों के सभी लोगों को सेवा मिल सकेगी। ऐसे में कल्याणकारी राज्य की भावना आने के साथ ही प्रशासन के उत्तरदायित्व में कहीं न कहीं विस्तार मिला और लोक प्रशासन राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, निजी आर्थिक उद्यमों को विनियमित करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए इसकी महत्ता दिनों दिन बढ़ी। वहीं अगर हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति ने विकास तो किया, आर्थिक क्षमता बढ़ाई, उत्पादन क्षमता तो बढ़ी, लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जिससे सरकार की भूमिका को बढ़ावा मिला, सरकार को उत्तरदायित्व मिला कि औद्योगिकीकरण की स्थापना के साथ साथ जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके भी अधिकारों का संरक्षण हो और इन संरक्षण के लिए सरकार ही आगे आई और इनके लिए प्रशासन को ही आगे आना पड़ा। फलतः औद्योगिक क्रांति के बाद भी लोक प्रशासन का महत्व बढ़ा।
श्रम कल्याण के संदर्भ में प्रशासन की महत्ता बढ़ी। और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास के संदर्भ में देखें तो दिनों दिन मशीनीकरण का युग हुआ, संचार का युग हुआ, विद्युत परिवहन, संचार प्रणाली, टेलीफोन, यांत्रिक साधन, टाइपराइटर, प्रिंटर की बातें, आज कैलकुलेटर, कंप्यूटर से आगे इंटरनेट की दुनिया। तो यहाँ पर एक विशाल प्रशासन को बल मिला, क्योंकि पब्लिक का भी क्षेत्र बढ़ा, कामगार का क्षेत्र बढ़ा, और एक राज्य के नियंत्रण में रहने के बाद राज्य की महत्ता न सिर्फ भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में दिखी, बल्कि डिजिटल संप्रभुता के दौर में भी राज्य की ही संप्रभुता है। और इस संप्रभुता का क्रियान्वयन, नियंत्रण तो प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। हम लोग देखते हैं उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण में लोक प्रशासन की भूमिका। तो आज वर्तमान संदर्भ में वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की भूमिका में भी बदलाव आया है। और इस वैश्वीकरण के युग में व्यवस्था एक तरह से बंधन मुक्त हुई है, नेटवर्क का वातावरण बना है, सहयोग का वातावरण बना है, लचीला वातावरण बना है। और एक तरह से कहें तो वर्तमान के निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण के दौर में पुरातनवादी, आधुनिककालीन समस्त व्यवस्थाओं की नींव हिलाकर रहती है। यहाँ पर राष्ट्र राज्य की भावना गौण होती जाती है। यहाँ पर राष्ट्र की भौगोलिक सीमा टूटती प्रतीत होती है। और जाहिर है लोक प्रशासन की पारंपरिक धारणा यद्यपि कि मौजूद है, इसके बावजूद इन्हें कई तरह का चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक टकराव का वातावरण कहीं न कहीं बनता है। और वैश्वीकरण की अवधारणा एक तरह से लोक प्रशासन के सार्वजनिक वस्तुओं को जो वितरण की बात होती है, जो सेवा की भावना होती है, कहीं न कहीं यह दिखावे के रूप में तो आया कि कल्याणकारी राज्य को सहायता देने के संदर्भ में यह धारणा आई है, जिसमें कि लोक प्रशासन का यह भावना तो सहयोग करेगी। उदारीकरण की भावना, निजीकरण की भावना, भूमंडलीकरण की भावना, जाहिर है माध्यम तो लोक प्रशासन को ही बनना था और बना। खैर, यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के संदर्भ में थोड़ा सा बात कर लें। यह उदारीकरण क्या हुआ, निजीकरण क्या हुआ, भूमंडलीकरण क्या हुआ। उदारीकरण की भावना से आशय है उदार कर देना, अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बना देना, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखना, राज्य का नियंत्रण नहीं रखना, लाइसेंस प्रणाली को उदार बना देना, औद्योगिक प्रणाली को उदार बना देना, कर प्रणाली को उदार बना देना, कोई वस्तु का उत्पाद है, सेवाओं का वितरण है, इसको उदार बनाना, किसी प्रकार का ऐसा नहीं लगे कि कठोर नियंत्रण है सरकार के द्वारा, बल्कि उसे मुक्त कर देना। कोई आयात निर्यात की बात है या विदेशी मुद्रा विनिमय की बात है, तो इसको नियम को उदार बना देना, अर्थव्यवस्था को उदार बना देना, और बाजार की शक्ति पर अंकुश नहीं रखना, उसको निर्बाध रूप से अपनी शक्ति द्वारा वह संचालित हो, ऐसी व्यवस्था करना लिबरलाइजेशन कहलाता है। अपनी भावना को सरकारी स्तर पर उदार बना दिया जाना, अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखना, लेसेस फेयर की बात, वह हस्तक्षेप की बात। निजीकरण को देखते हैं तो निजीकरण क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि जहां कोई परिसंपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, सरकार का स्वामित्व है, कोई उद्योग है, उस पर निजी क्षेत्र में उसका हस्तांतरण कर देना, उसका स्वामित्व निजी हाथों में चला जाना, सरकारी स्वामित्व में उद्योग कारखाने नहीं रहना। कोई निजीकरण में निवेश को प्रोत्साहित करना, जाहिर है इसमें व्यक्तिगत उन्नति होगी, जिसके पास ज़्यादा पूंजी होगा वह पूंजी लगाएगा, चाहे वह देश का निवासी हो या विदेश का निवासी हो, वह पूंजी लगाएगा, वह कमाएगा, और जितना पूंजी लगाएगा उस हिसाब से कमाएगा। और एक तरह से कहें तो रोजगार उत्पन्न करना निजीकरण के दायरे में आता है। और कहीं न कहीं सरकारी संसाधन, सरकारी आधारभूत संरचना का जो विकास है, जो सरकार के जिम्मे था, यह निजी हाथों में दे देना, सामाजिक कार्यक्रम या निजी हाथों में दे देना। जैसे कि
जल का बात करें, विद्युत का बात करें, तो अगर यह सब चीज पहले सरकारी नियंत्रण में था तो इसे निजी हाथ में दे दीजिए। वहां पर वह अपना पूंजी लगाएगा, काम करेगा और सेवा देगा, और बाकी सरकार को जितना कल्याणकारी काम करना होगा सरकार उस पर उसको भरपाई करेगी। और भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण अर्थात पूरी दुनिया को एक बना देना, पूरा दुनिया एक परिवार। लेकिन परिवार की भावना वो वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना नहीं, बल्कि आर्थिक संदर्भ यहाँ पर अधिक होता है और विश्व व्यापार का संदर्भ होता है। कोई नियंत्रण नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, अपना बाजार पूरी दुनिया के लिए खोल देना और विश्व व्यापार करने के लिए आप कहीं भी विश्व में स्वतंत्र हैं। लेकिन यह अलग बात है कि वहाँ पर पूंजीपति विकसित देश के लोग ही, विकसित देश ही ज़्यादा वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकता। खैर, लेकिन भूमंडलीकरण की परिणाम क्या है? विश्व व्यापार की प्रक्रियावाद गति से दुनिया में कहीं चलना। भूमंडलीकरण में संचार के उन्नत साधनों का विकास करना, वित्तीय बाजार और सेवा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देना। कोई चीज क्षेत्रीय नहीं रहती है, बल्कि यह पूरी दुनिया की हो जाती है। आपकी वस्तु, आपके व्यक्ति, आपका पूंजी, आपका डाटा, आपका विचार, हर कुछ का विश्व व्यापीकरण कर देना। चाहे यहाँ पर पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी बातें होती है। कोई रोग संबंधी बात अगर हम कहें, जैसे कि पोलियो संबंधी बात, तो यहाँ पर विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें तो पूरे दुनिया में इसे मिटाया गया और सबों को इसका लाभ हुआ। वहीं इसका नेगेटिव रूप अगर देखें तो जैसे कि कोरोना को देखते हैं, एक देश में था, दूसरे देश, तीसरे देश, पूरी दुनिया से प्रभावित हो गई। तो बाजार खोलने का दुष्परिणाम भी होता है, पूरी तरह से सब चीज़ खोलने का दुष्परिणाम भी होता है। प्रदूषण की बातें करें तो प्रदूषण फैलाएगा कोई देश, भुगतेगा पूरी दुनिया के लोग। तो ऐसी भी बातें होती है। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं प्रशासन के संदर्भ में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण किस प्रकार लोक प्रशासन पर प्रभाव डाल रहा है, लोक प्रशासन इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं, किस प्रकार ये अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, इसकी चुनौतियाँ कितनी बढ़ रही है। भूमंडलीकरण के दौर में ऐसा लगता है कि जहां कुछ लोग विजेता की तरह काम करते हैं, वे विजित हैं, तो दूसरी ओर पराजित लोग भी ऐसे लगते हैं। कुछ लोग हमेशा हार ही जाएंगे, पराजित ही हो जाएंगे। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस तरह वैश्विक ताप में वृद्धि हो रही है और पर्यावरणीय बदलाव की बातें हो रही है। तो यहाँ पर कई बार बृहत स्तर पर, व्यापक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन में वो मामले, वो समाधान नहीं दिखते हैं जो कि स्थानीय स्तर पर दिख जाते हैं। और कई तरह के मामले ऐसे आते हैं जैसे कि भूमंडलीकरण में लगता है कि स्थानीय का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, संस्कृति, देश देशांतर जैसी दुनिया में देखें तो आपको हर चीज़ का जवाब औद्योगिकरण, हर चीज़ का जवाब भूमंडलीकरण नहीं दे पाता है। यहाँ पर भूमंडलीकरण से जुड़े मामले अगर आप देखेंगे तो कुछ नैतिकता से जुड़े मामले आपको दिखते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और कॉर्पोरेट सेक्टर के बढ़ते दौर में लोक प्रशासन को चुनौतियां मिलती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र का दायरा और नागरिकों की भागीदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोक प्रशासक से जुड़े जो लोग हैं सार्वजनिक मामलों में नागरिक को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और ऐसा वो कर कैसे पाएंगे जहां एक और विश्व लेवल के कॉर्पोरेट लोग हैं, वो अपना नियंत्रण प्रभावी रूप से जमाना चाहता है। वे तो अपने मुनाफा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की नीति बनवाने के लिए स्वतंत्र हो रहने की स्थिति में। वहीं समाज के संसाधनों का प्रबंधन समुचित रूप से हो, सार्वजनिक सेवाओं को विस्तार मिले, नैतिकता जो चली आ रही है जो परिपाटी उसमें एकदम से बदलाव नहीं हो जाए, लोक सेवा का भावना बनी रहे, तो ऐसे में लोक प्रशासन के लिए चुनौती काफी अधिक वर्तमान संदर्भ में दिखती है। एक विद्वान हुए फराजबंड, वे लिखते हैं कि पारंपरिक प्रशासनिक राज कॉर्पोरेट वर्ग के हितों को व्यापक सार्वजनिक हितों से संतुलित रखता था, मगर अब संतुलित प्रशासकीय राज का स्थान कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा बाध्य राज्य ने ले लिया है और आज तो हर व्यक्ति को उपभोक्ता की तरह देखा जा रहा है। यहाँ पर फराजमंड इस कहते हैं कि यहाँ पर लोक प्रशासक को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार की संभावना होती है। इस निजीकरण के दौर में भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है और यहाँ पर लोक प्रशासक को नागरिकों से उपभोक्ताओं की भांति व्यवहार करने और उन्हें बाजार की वस्तु बनाने की बाजार आधारित धारणा का प्रतिरोध करना चाहिए। वैश्वीकरण का यह स्वरूप
सब लोगों का भला नहीं कर सकता है। वह अपना स्वतंत्रता चाहती है, वह अपना विशेषाधिकार चाहती है, वह अपना पूंजी का निवेश, पूंजी का मुनाफा चाहती है। ऐसे में लोगों का शोषण करना तो उसको अपना धर्म समझती है। मानवाधिकार का हनन स्वतः हो जाता है और वे सिर्फ अपने कारपोरेट एजेंट, अपने सहायक एजेंट, उन्हीं में अपना हित देखते हैं और उनके द्वारा अपना शासन चलाने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी राज में हमने देखा और वर्तमान के संदर्भ में भी हम यह बात समझ सकते हैं। और एक तरह से कहीं न कहीं विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है इस वैश्वीकरण के दौर में, जिस तरह जबरदस्त कारपोरेट शक्ति उत्पन्न हुई है और इसने अपने संगठन के ढांचे को कहीं न कहीं बहुत अच्छे तरीके से वैश्विक लेवल पर केंद्रीकृत कर दिया है और विश्व भर में सरकारी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की बात की जाती है। लोग प्रशासन पर बोझ तो पड़ रहा है, इनकी चिंता तो बढ़ेगी और अगर यह जन कल्याण की ओर अभिमुख नहीं रह पाती है तो कहीं न कहीं फिर लोग प्रशासन का औचित्य अपने आप में लोग सही तरीके से इसका नहीं लगाएंगे, इसकी प्रासंगिकता कहीं न कहीं जनहितकारी वाली नहीं रह जाएगी। यह तो कॉर्पोरेट सेक्टर का एजेंट भर हो जाएगा अगर यह अपनी मूल भावना को त्यागती है। कहने को भले लगता है कि यह मुक्त अर्थव्यवस्था खोलता है, बाजार को खोल देता है, लेकिन वैश्वीकरण का विशेष संदर्भ अगर आप देखेंगे तो ये तो बंद अर्थव्यवस्था की दिखती है। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि हर एक लोगों को तो हर जगह प्रतियोगिता में जाने की आज़ादी कहाँ होती है, उसके पास पूंजी कहाँ है कि हर लोग अपना निवेश कर सके। ऐसे में जाहिर सीमित लोग ही वहाँ पर पहुँचते हैं और वे फिर अंततः समाज को संचालित करते हैं। वे इतना धनोपार्जन कर लेते हैं, उसका एक निश्चित क्लास हो जाता है, एक वर्ग हो जाता है, उसका एक संभ्रांत क्लास हो जाता है और आम आदमी के प्रभाव को उसको तो अनदेखी कर दी जाती है, उसके बातों को इग्नोर कर दिया जाता है और राज्य तो मजबूर हो जाता है। राज्य आम आदमी के हितों की रक्षा नहीं कर पाती है और जाहिर है अगर राज्य अपने व्यक्ति के हितों की रक्षा नहीं कर पाती है तो फिर राज्य के अस्तित्व का औचित्य ही क्या होता है और राज्य ही नहीं रहेगी, वह अपने जनता का हर संभव ख्याल नहीं कर पाएगी तो फिर लोक प्रशासन की बात ही क्या होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वैश्वीकरण ने बहुत बुरी तरीके से लोक प्रशासन पर प्रभाव डाला है। सीधे अर्थों में देखें तो उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण ने राज्य की प्रभाव को कम किया है, राज्य के हस्तक्षेप को न्यून किया है और ऐसे में जाहिर है लोक प्रशासन की भूमिका भी कम होगी। राज्य की भूमिका कम होगी तो लोक प्रशासन का औचित्य पर सवाल उठाया जाएगा, जबकि लोक प्रशासन की भूमिका एक और लगता है कि मैं कम होगा, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र इतने अधिक हैं कि वहाँ पर लोक प्रशासन खत्म हो जाएगा, ऐसी बातें, ऐसी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा इसलिए कि लोक प्रशासन की भूमिका ही होती है जन संवेदना की, भागीदारी की, सहकारी रूप से सहयोग करने की, समर्थन करने की, आम पब्लिक को हर स्तर पर सहायता देने की और इसके साथ साथ न केवल जनहित, जनता से जुड़े मामले बल्कि कोई भी मामले देखें, कानून व्यवस्था के क्रियान्वयन की बातें हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात हो, विदेश नीति की बात क्यों नहीं हो, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कई तरह की भूमिका में लोक प्रशासन तो हर जगह समन्वय बनाकर काम करता है। ऐसे में इनकी दक्षता पर हालांकि किसी प्रकार का संदेह हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्थिति बन रही है, जो भागीदारी निभाई जा रही है, जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे पानी, बिजली को लेकर, परिवहन को लेकर पीपीपी मॉडल आप से कहीं देखे होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का अर्थ है लोक प्रशासन की दुनिया में आप सरकार से लगाएंगे, यहाँ पर लोक का अर्थ सरकार से लगाया जाता है। खैर, तो क्योंकि सरकार का भी निवेश होगा, आम पब्लिक का भी निवेश होगा और दोनों मिलकर वहाँ पर काम करेंगे, तो इस साझेदारी से राज्य को भी घाटा नहीं लगता है और कंपनी को भी मुनाफा होता है। ऐसी बातें होती है और जितना जन कल्याण की एक भावना होती है उसका भी निर्वहन हो जाता है। खैर, तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है कि सेवा सही तरीके से चले और भ्रष्टाचार कम हो, लोगों को सुविधा अधिक मिले, लोग यदि कुछ खर्च करें तो उसको लाभ मिले, वे किसी भी तरह का सरकारीकरण की लाल फीताशाही के शिकार वे न बने, फाइलें लटकती रहे, अटकती रहे, चलती रहे, ऐसी भावना नहीं हो, बल्कि काम त्वरित गति से किसी भी मामले का निष्पादन हो। इसका मूल उद्देश्य यह है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं वनों के संरक्षण की बात होती है, यहाँ पर भी निजी क्षेत्र से साझेदारी की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात करें या
माइक्रो क्रेडिट योजना की बात करें, स्वास्थ्य योजना की बात करें, किसी जागरूकता संबंधी बातें करें, एनजीओ की बात करें, तो यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम स्वयंसेवी संगठन द्वारा भी चलाए जाते हैं, जहाँ पर कि आज लाभ की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन हर जगह आता है और प्रशासन की भूमिका का निर्वहन यहाँ पर भी होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यद्यपि कि लगता है कि जैसे कि गैर परंपरागत क्षेत्र के नज़रिए से लोक प्रशासन के कार्यों में गिरावट आई है, लेकिन अन्य समुदाय की दृष्टि से देखें, अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रयास के संदर्भ से देखें, सब जिस तरह की निजी क्षेत्र से भी समन्वय करके काम करना पड़ता है, उस दृष्टि से देखें तो सहक्रिया की दृष्टि से देखें तो इसे सार्वजनिक सहभागिता के प्रोत्साहन का क्रियान्वयन करना पड़ता है, अपने दायित्व निर्वहन की करना ही पड़ता है। कई एक मामले में प्रत्यक्ष तो कई मामले में परोक्ष रूप से लोक प्रशासन को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। इनका उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है। लोक प्रशासन जगत को जिस तरह की अपनी दक्षता दिखानी पड़ती है, जिस तरह अपनी प्रभावशीलता स्थापित करनी होती है, जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी होती है, जिस तरह अपनी सार्वजनिक सेवा को अंजाम देना पड़ता है, ऐसे में विभिन्न देशों के संदर्भ में यद्यपि कि इनकी अलग अलग स्थिति हो सकती है, विकसित देशों के संदर्भ में हम देखें तो वहाँ की स्थिति अलग है, विकासशील देशों के संदर्भ में यहाँ स्थिति अलग है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के युग में विकासशील देशों पर प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के लिए भी चुनौती हो रही है और मिल रही है, और विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में ज़्यादा सामाजिक क्षेत्र सिमटते जा रही है यहाँ भी, और स्वास्थ्य शिक्षा का बुनियादी ढांचा थोड़ा चरमराई हुई प्रतीत हो रही है। और अगर लोक प्रशासन सक्रिय रहे और संरचनात्मक दृष्टि से, चाहे वो निजीकरण की बातें हो, पीपीपी मॉडल की बातें हो, अगर गुणवत्ता युक्त परिणाम आ रहे हैं तो फिर हमें इससे कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था संवैधानिक धरातल पर चलते रहे, यह बहुत बड़ी बात है। और इन सबों में वैश्वीकरण किस हद तक सेंध मारकर अपना ही मुनाफा ले जाती है, यह भी देखने वाली बात होती है। लोक प्रशासन वैश्वीकरण के तमाम बुराइयों से किस प्रकार आम जनों को बचा रखने में कामयाब हो पाती है, और इनके साथ साथ उसे वैश्वीकरण का लाभ दिलाती है, उसे भी विकास के मुख्य धारा में ला पाती है। यह लोक प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज भी दिखती है।